नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है HMP या PP है ना, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट यानी HMP पथवे और पेंटोस फास्फेट पथवे यानी PPP। क्या होता है देखो, ये कि जो ऑक्सीशोषण होता है, ऑक्सीशोषण किसमें होता है? आपके ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में क्या होता है? ऑक्सीशोषण संपन्न होता है। तो ऑक्सीशोषण ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में होता है। लेकिन कभी कभी ग्लूकोज के या शर्करा के ऑक्सीकरण के लिए कुछ अन्य पद भी पाए जाते हैं, अन्य पथ भी पाए जाते हैं, जिनमें से ये आपका HMP या PPP ये पथ है, ये महत्वपूर्ण माना गया है ना। लेकिन कभी कभी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए अन्य वैकल्पिक पथ भी पाए जाते हैं, है ना। एक तो HMP हेक्सोस मोनोफॉस्फेट या PPP पेंटोस फास्फेट पथवे, ये आपके वैकल्पिक पथ पाए जाते हैं। किसका? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंतर्गत हेक्सोज शर्करा का विघटन किसी 5 कार्बन वाली शर्करा द्वारा होता है। ठीक है ना। हेक्सोज शर्करा का जो विघटन होगा वो शर्करा से ही होगा, लेकिन कितने कार्बन? 5 कार्बन वाली शर्करा से हेक्सोज शर्करा का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। अच्छा, इस पथ की खोज वारबर्ग व डिकिंस ने की थी। वारबर्ग और डिकिंस ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन किया था, जो पूरा ये बताया था इसके बारे में, वो बताया था आपके रेगर ने। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन रेगर ने किया था। ठीक है ना। तो वारबर्ग और डिकिंस ने इसकी खोज की और जो रेगर थे उन्होंने इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अच्छा, जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ है, ये पाया किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहां अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वहां पर ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट या PPP पथवे है वो पाया जाता है। तो यह पथवे या यह पथ उन कोशिकाओं में पाया जाता है, उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहां ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो जहां पर
कोशिकाओं में, जिन कोशिकाओं में ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होगी वहां पर ये पथ है वो पाए जाते हैं। जैसे आपके एक तो लीवर सेल है, लीवर सेल्स, ठीक है, थायराइड, थायराइड सेल्स, वहां पर जहां पर ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे थायराइड सेल है, लीवर सेल है, उन कोशिकाओं में यह पथ पाया जाता है, एचएमपी या पीपीपी। ठीक, अब इस पथवे के अंतर्गत क्या होता है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थों का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। इस पथ के दौरान दो महत्वपूर्ण उत्पादों का निर्माण होता है। एक तो होता है आपके पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, और दूसरा है NADH2, है ना, ये ऊर्जा है और ये शर्करा है, पेंटोज शर्करा और NADH2। तो इसके अंतर्गत दो, पेंटोज शर्करा का और आपके NADH2 का क्या होता है, उत्पादन होता है। अब इसके जो विभिन्न चरण हैं वो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये प्रक्रिया है वो चलती है इसमें। अब देखिए, जो यह पथ हम देखा है, तो इस क्रिया के निम्न चरण होते हैं। ठीक है, पहला है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, तो अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें ग्लूकोज जो अणु है उसका फास्फोरिलीकरण होगा, तो हम ले लेंगे ग्लूकोज, साथ में एटीपी का क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। ग्लूकोज और एटीपी कौन से एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट, और ये एटीपी का अपचयन हो जाएगा आपके एडीपी में, है ना। तो यहां पर 6 मोल यानी ग्लूकोज के 6 अणु, कितने अणु, ग्लूकोज के 6 अणु। अब यहां पर हमने ग्लूकोज के 6 अणु लिए हैं, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट के भी कितने बनेंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट के भी 6 अणु बन जाएंगे। तो जब ग्लूकोज के 6 अणु का फास्फोरिलीकरण किसके, हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम है, हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है। साथ ही जो एटीपी है वह एडीपी में बदल जाएगी। तो पहला चरण तो यह हो गया ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, कि ग्लूकोज है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और एटीपी किससे बदल जाएगी, एडीपी के रूप में बदल जाएगी। अब इसका आगे अब हमारे पास में जो उत्पाद है वो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट का आगे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। दूसरा चरण आ जाएगा आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिला, ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण से हमें क्या मिला, ग्लूकोज 6 फास्फेट मिल गया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या हो जाएगा,
ऑक्सीकरण होगा। तो ग्लूकोज 6-फास्फेट और NADP का अपचयन होगा। अब ये जो ग्लूकोज 6-फास्फेट है आपके पास, जो ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण से बना है, अब इसका आगे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण आपके ग्लूकोज 6-फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। ग्लूकोज 6-फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फास्फेट का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? 6-फास्फोग्लूकोनिक, ठीक है, प्लस ये जो NADP है वो बदल जाएगी आपके NADPH2 में। NADPH2 में क्या हो जाएगा? बदल जाएगी। तो ग्लूकोज 6-फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होगा। तो ग्लूकोज 6-फास्फेट किस में बदल गया? 6-फास्फोग्लूकोनिक और NADPH2 में। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा? तीसरे चरण में जो फास्फोग्लूकोनिक अम्ल बना है, तो फास्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकॉरी विकार्बोक्सिलीकरण होगा। ठीक है ना? फास्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण होगा। कैसे? हमारे पास में क्या है? 6-फास्फोग्लूकोनिक, तो 6-फास्फोग्लूकोनिक प्लस NADP। अब इसमें क्या होगा? ये जो 6-फास्फोग्लूकोनिक है उसका ऑक्सीकरण और विकार्बोक्सिलीकरण होगा। किसकी उपस्थिति में? फास्फोग्लूकोनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना? किसकी उपस्थिति में? फास्फोग्लूकोनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण और विकार्बोक्सिलीकरण होगा, जिसके कारण 6-फास्फोग्लूकोनिक जो ग्लूकोनिक है, 6-फास्फोग्लूकोनिक और NADP, उनका क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और विकार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा। तो 6-फास्फोग्लूकोनिक है वो आपके बदल जाएगा राइबुलोज 5-फास्फेट, राइबुलोज 5-फास्फेट और NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? मुक्त होगी। तो ये फास्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण हो जाएगा, जिसके कारण 6-फास्फोग्लूकोनिक है उसका फास्फोग्लूकोनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, जिसके कारण ये राइबुलोज 5-फास्फेट और NADP किस में बदल जाएगा? NADPH2 में बदल जाएगा। अब देखो आगे है आपके श्वसन क्रिया में श्वसनाधारों में संबंध। जो श्वसन क्रिया के अंदर अलग अलग जो श्वसनाधार हैं, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कार्बनिक अम्ल हैं, उनमें आपस में किस प्रकार संबंध होता है, तो वो हमने यहाँ पर देखो चार्ट के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सभी जीवों में सामान्यतः श्वसनाधार के रूप में क्या है? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ
पादपों में, लेकिन कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में श्वसनाधार के रूप में प्रोटीन, वसा या कार्बनिक अम्ल उपयोग में आता है या उपयोग में लिया जाता है। अधिकांशतः क्या है, सजीवों के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ही श्वसन आधार के रूप में लिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ विशेष पादपों के अंदर प्रोटीन को भी, वसा को भी और कार्बनिक अम्ल को भी श्वसन आधार का रूप बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि यदि सबसे पहले हमने वसा को लिया, यदि वसा को श्वसनाधार के रूप में लेते हैं तो वसा किसमें, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। वसीय अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम में के साथ मिलकर किसमें चले जाएंगे, क्रेब्स साइकिल में या सिट्रिक चक्र में वो पहुंच जाते हैं। यदि श्वसनाधार के रूप में वसा ली जाती है तो क्या होगा, सबसे पहले तो वसा, एक तो आपके ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में विघटित हो जाती है। यहां पर देखो हो रहा है, ये वसा है, फैट है, और इसका विघटन किस में हो रहा है, एक तो वसीय अम्ल में हो रहा है और एक किस में हो रहा है, ग्लिसरॉल में हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई कि यदि श्वसनाधार का रूप है, वसा होती है, फैट होती है, तो इसका विघटन होगा किस रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में और वसीय अम्ल के रूप में हो जाएगा। अब देखो ये जो वसीय अम्ल है, फैट एसिड है, वो किसके साथ में जुड़ जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में जुड़ जाएगा। वसीय अम्ल एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर किसमें, क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेगा। ठीक, अब ये तो बात हो गई आपके वसीय अम्ल की। अब एक ग्लिसरॉल भी तो है, तो ग्लिसरॉल क्या करेगा, ग्लिसरॉल PgAl, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और किसके साथ में चला जाएगा, वो पाइरुविक अम्ल के साथ में चला जाएगा। ठीक है, पाइरुविक अम्ल के साथ में चला जाएगा। तो ये वसा का हो गई कि पहले वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में विघटित होगा। वसीय अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में जुड़कर क्रेब्स साइकिल में, और एक ग्लिसरॉल PgAl के साथ विघटित होकर पाइरुविक अम्ल के साथ में क्या हो जाएगा, उसके साथ जाकर ये जुड़ जाएगा। और यदि प्रोटीन को हम लेंगे, यदि श्वसनाधार का हम के रूप में हम प्रोटीन लेंगे, तो प्रोटीन क्या होता है, एक एंजाइम है प्रोटीएज एंजाइम। तो प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो अम्लों में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और अमीनो अम्ल फिर पाइरुविक अम्ल के साथ में जुड़ जाएंगे। किसके साथ में जुड़ जाएंगे, पाइरुविक अम्ल के साथ में, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में जाकर क्रेब्स साइकिल में ये भी क्या करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है ऊपर वाली, ये तो होती है आपके कोशिका द्रव्य में संपन्न, और नीचे वाली जो एसिटाइल कोएंजाइम है, क्रेब्स साइकिल है, और ये होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाया, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है ना, ये इस प्रकार जो श्वसनाधार है, प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बनिक अम्ल, वसा, है ना, इनका एक दूसरे से क्या होता है, संबंध रहता है। अगला टॉपिक है आपके श्वसन गुणांक। देखो क्या होता है श्वसन गुणांक, के श्वसन की
क्रिया के अंतर्गत, श्वसन की क्रिया के अंतर्गत जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और जितनी ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है ना, ग्रहण की गई ऑक्सीजन और विमुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात होता है ना, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान की गई है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की गई है, उनका अनुपात है वो आपके श्वसन गुणांक कहलाता है। श्वसन की क्रिया के अंतर्गत विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड व ग्रहण की गई ऑक्सीजन के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक कहते हैं, यानी जितनी ऑक्सीजन ली गई और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त किया गया किसी जीव के द्वारा, तो वो क्या कहलाती है, श्वसन, उनका अनुपात श्वसन गुणांक कहलाएगा। तो श्वसन गुणांक हम लिख सकते हैं, श्वसन गुणांक विमुक्त श्वसन में विमुक्त CO2 की मात्रा बटा श्वसन में ग्रहण ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, जितनी श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और कितनी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, उनका अनुपात है वो श्वसन गुणांक कहलाता है। अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उनका अलग अलग क्या होता है, श्वसन गुणांक होता है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक क्या होगा कि यदि श्वसनाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है तो क्या होगा, यदि श्वसनाधार के रूप में या क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है तो क्या होता है। और हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या होगा, श्वसन गुणांक भी क्या होगी, एक रहेगी या इकाई होगी। इसलिए श्वसन गुणांक सदैव एक होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का एक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो जितनी विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा उतना ही आयतन क्या होगा, ग्रहण की गई ऑक्सीजन का आयतन होगा, दोनों का बराबर आयतन होगा। ठीक है ना। तो विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटा ऑक्सीजन का ग्रहण की गई ऑक्सीजन का आयतन, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे 6CO2/6O2 है ना, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर छोड़ी गई है जितनी, और ये ऑक्सीजन है जो ग्रहण की गई है, तो 6 से 6 कट गया तो कितना आ जाएगा, 1 है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक होता है वो सदैव कितना होता है, इकाई के रूप में होता है, इकाई या 1 होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसलिए जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है उतनी ही मात्रा में, उतने ही आयतन में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरा है वसा का
श्वसन गुणांक, वसा का श्वसन गुणांक। अब क्या होता है इसमें, वसा के श्वसन गुणांक में तो जो तेलीय बीज होते हैं, जैसे सरसों है, मूंगफली है, तिल है ना, उनमें उनके अंकुरण के समय श्वसन क्रिया का जो क्रियाधार होता है वो अब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वो क्या होता है, वसा हो जाता है ना। तो तेलीय बीजों जैसे सरसों, मूंगफली आदि में अंकुरण के समय, यानी जब वो अंकुरित होते रहते हैं उस समय, अंकुरण के समय श्वसन क्रिया के रूप में, श्वसन क्रिया के रूप में क्या होती है, वसा होती है, वसा होती है। और वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब जो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उस कमी को वसा कहां से करेगी, वातावरण से। अतः वसा को ऑक्सीजन वातावरण से अधिक मात्रा में ग्रहण करनी पड़ती है ना। क्यों, क्योंकि इस वसा के पास में क्या है, जो तेलीय बीज है, मूंगफली का, सरसों वगैरह, उनमें अंकुरण के समय वसा वो क्रियाधार के रूप में रहती है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होती है, वसा के अंदर कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वसा क्या करेगी, वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। अब यहां पर देखो, चूंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या है, कम है। और कार्बोहाइड्रेट का हमने अभी देखा है कि श्वसन गुणांक कितना होता है, 1 होता है। 1 कब है, जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अधिक है, वसा से तो ज्यादा ही है। और अब वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित है, तो कम मात्रा में उपस्थित होने के कारण उसे वातावरण से वो ऑक्सीजन की अपनी आपूर्ति पूरी करनी पड़ेगी, उसके पास तो है ही नहीं, तो वो वातावरण से ग्रहण करेगा। तो जब वातावरण से ग्रहण करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका जो श्वसन गुणांक है वसा का, वो अपना भी कार्बोहाइड्रेट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः इसलिए वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। हम ये भी लिख सकते थे श्वसन गुणांक कार्बोहाइड्रेट से कम होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, तो अब इसका श्वसन गुणांक क्या होगा, 1 से कम। जैसे एक वसा है ट्राइपामीटीन, इस ट्राइपामीटीन वसा का जो श्वसन ट्राइपामीटीन वसा है उसका श्वसन गुणांक है वो 1 से कम होगा, यानी 0.7। तो 0.7, 0.8, 0.6, तो वसाओं का जो श्वसन गुणांक है वो सदैव 1 से कम होगा, या आप कह सकते हो सदैव कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसाओं का जो श्वसन गुणांक है वो कम रहेगा। तीसरा है प्रोटीनों का श्वसन गुणांक। प्रोटीनों का श्वसन गुणांक, देखो इसमें क्या होता है, कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में भी ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन की मात्रा कम ही होती है,
तो अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, वसा के जैसे वायुमंडल से अतिरिक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए प्रोटीन को भी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना होता है। अतः इसका श्वसन गुणांक भी, इसका प्रोटीन का श्वसन गुणांक भी 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। 0.7 से लेकर 0.9 तक इसका श्वसन गुणांक होता है, लेकिन वसा से थोड़ा सा ज्यादा, वसा से थोड़ा सा अधिक होता है ना। कार्बोहाइड्रेट से तो कम होता है, लेकिन वसाओं से थोड़ा सा मामूली सा जो श्वसन गुणांक है वो क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए आगे है आपके श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, कि श्वसन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला बाह्य कारक और आंतरिक कारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपके तापमान, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा स्वाभाविक है श्वसन गुणांक, श्वसन की जो क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, अधिक मात्रा में होगी। ठीक है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब तापमान रहता है तो श्वसन की दर क्या हो जाती है, अधिक रहती है। इससे कम या ज्यादा हो जाएगी तो फिर श्वसन की जो क्रिया है वो बंद हो जाएगी या बहुत अधिक प्रभावित होगी। यहां पर एक नियम लगता है वान टर्र हॉफ का नियम इस तापमान में, इसके अनुसार प्रति 10 डिग्री सेल्सियस है ना, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बढ़ने पर जो श्वसन दर है वो कितनी हो जाती है, वो आपके दुगनी हो जाती है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर श्वसन की दर है वो दुगनी हो जाती है, और ये नियम क्या कहलाता है, वान टर्र हॉफ का नियम कहलाता है ना। तो जितना अधिक तापमान होगा श्वसन की दर क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक होगी। लेकिन 10 डिग्री से अधिक कम या 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 10 डिग्री सेल्सियस से कम यदि तापमान रहेगा तो फिर श्वसन की क्रिया वो प्रभावित हो जाएगी, उसमें फिर श्वसन की क्रिया संभव नहीं है। एक आता है, एक कारक है आपके जल। देखो जीव द्रव्य में 80 से 90% क्या होता है, जल होता है पादपों की जीव द्रव्य के अंदर। तो जल की मात्रा यदि अधिक है, जल की मात्रा क्या है, अधिक है, तो उसके अंदर श्वसन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि जल की मात्रा कम है तो श्वसन की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जितने भी जो सब्जियां वगैरह हैं, फल है, उनको भंडारित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और जल की मात्रा को कम कर दिया जाता है, ताकि वहां पर उनमें श्वसन की दर है वो घट जाए और वह अंकुरित ना हो। तो श्वसन जल के अंदर जितना अधिक मात्रा में जल होगा, श्वसन की दर भी क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक रहेगी। तीसरा आता है आपके प्रकाश। तो जो प्रकाश है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या होता है, श्वसन की क्रिया को प्रभावित करेगा। कि भाई प्रकाश अधिक मात्रा में होगा तो श्वसन की तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो श्वसन की क्रिया भी क्या हो जाएगी, श्वसन क्रिया की जो दर है वो बढ़ जाएगी। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब प्रकाश होता है तो प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, तो फिर श्वसन की दर है वो प्रभावित होगी उस समय। और प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही पौधों के रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। दिन के समय जब प्रकाश मिलता है पादपों को तो उनके रंध्र खुल जाते हैं, और रात्रि के समय जब प्रकाश नहीं मिलता तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश भी श्वसन की दर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। एक और है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी, उसकी मात्रा भी
इसको श्वसन की दर को प्रभावित करेगा। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, श्वसन की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सीमा से अधिक मात्रा श्वसन की दर को घटा देती है, और सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि रहेगी तो श्वसन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार ये आपके इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। और आज ये आपका यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगली टॉपिक में, अगले वीडियो के अंदर हम कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।